नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे मन में रहने वाली बहुत बड़ी कन्फ्यूजन की। क्योंकि आप लोगों को पता होगा डिजिटल पेमेंट का जमाना आ गया है। सभी लोग यानी कि जितने भी लोग हैं वो यूपीआई का इस्तेमाल तो करते ही हैं। यूपीआई का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, लेकिन हमारे मन में एक कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि हम जो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं इससे हम कितना पैसा सालाना ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कितना लेन देन कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो लोगों के मन में हमेशा ये डर बना रहता है कि हम ज्यादा लेन देन कर रहे हैं तो विभाग के द्वारा यानी कि आयकर विभाग के द्वारा हमारे पास कहीं नोटिस न थमा दिया जाए कि ये पैसा कहाँ से आया। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आयकर विभाग किन पेमेंट्स पे निगरानी रखता है और विभाग के द्वारा आपके पास नोटिस कब ज्यादा आने की संभावना रहती है। तो आपको वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है जिससे कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक नॉर्मल, यानी कि हमारा कोई दुकान नहीं है। मैं सभी का बताऊंगा, जो लोग छोटी दुकान चला रहे हैं, बड़ी दुकान चला रहे हैं, किसे आईटीआर फाइल करना चाहिए, आईटीआर क्या होता है, यानी कि सब कुछ डिटेल दूंगा। किनके पास नोटिस आने की ज्यादा संभावना रहती है, किनके पास कम रहती है, सब कुछ डिसाइड करने वाला हूं। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों देखिए, नॉर्मली हम यूपीआई का उपयोग करते हैं, सभी जानते हैं कि हम किसी डिजिटल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करा लें या फिर हमारे पास पहले से अवेलेबल कोई भी सेविंग अकाउंट जिसे हम अपने फोन पे पेटीएम में लिंक करके और उससे लेन देन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम ये बात को नहीं जानते हैं कि आखिर हमें कितना लेन देन करना चाहिए कि विभाग के द्वारा हमारे पास कोई नोटिस ना भेजा जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्मल आदमी को 2.5 से 3 लाख 2.5 से 3 लाख रुपए सालाना इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना होता, यानी कि इतना टैक्स फ्री रहता है। हालांकि ये नए नियम के अनुसार ये लिमिट बढ़ भी गई है। वो आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इनकम टैक्स कैलकुलेटर में जाके कैलकुलेट करके देख लेना है। ये जो लिमिट है इससे कम नहीं है, ठीक है। इतनी तो आपकी कंपलसरी है कि 2.5 से 3 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे मान के चलिए कि जो विभाग चेक करता है कि हमने अपने अकाउंट में जैसे कि 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए का लेन देन कर दिया। क्योंकि भाई आपने अगर खाते में अपने में 5 लाख रुपए डलवाए और 5 लाख रुपए भेज दिए, अब आपके मन में ये सवाल पैदा होगा कि लेन देन तो 10 लाख का हो गया, अब तो विभाग के द्वारा नोटिस दिया जा सकता है। 2.5 से 3 लाख हमारी अगर इनकम है सालाना जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता है तो लेन देन तो ज्यादा हो गया। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो इनकम है वो क्या मानी जाती है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमारा जो सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है, सेविंग अकाउंट, ठीक है, इसे हम हिंदी में कहते हैं बचत खाता। यानी कि जो बचत खाता हमारा होता है ये हमारी सेविंग के लिए होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी जो सालाना बचत होती है या फिर महीने पे हम जो भी बचत करते हैं वो अपने सेविंग अकाउंट में डालते हैं। लेकिन लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, लोग करते हैं कि कोई छोटा सा दुकान ओपन कर लेते हैं, उस पे यानी कि अपने फोन पे या पेटीएम के माध्यम से डायरेक्ट इसी अकाउंट में, अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डलवाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए भाई, विभाग को नहीं पता है कि आपका कोई बिजनेस है या फिर आप पर्सनली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। विभाग की नजर में, यानी बैंक की नजर में, अभी फिलहाल विभाग के पास नहीं है मैटर, अभी बैंक के पास है। बैंक की नजर में ये आपकी बचत ही है, ठीक है। अब सालाना इसे कैसे चेक किया जाता है? 1 साल में आपका जो टर्नओवर होता है वो टोटल टर्नओवर माना जाता है आपकी जमा राशि, ठीक है। अब जमा राशि क्या होती है? जमा राशि वो राशि होती है जो हमने अपने खाते में जमा की है। यानी कि जैसे आपने 1 साल के अंदर अपने खाते में, अपने सेविंग अकाउंट में आपने मान के चलिए कि 2 लाख रुपए जमा किए, 2 लाख रुपए जमा किए, ठीक है। अब 2 लाख रुपए आपने जमा किए
तो सीधी सी बात है कि इन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो अभी ये 2.5-3 लाख की लिमिट से नीचे ही है। लेकिन अब बात ये आती है कि बहुत से लोग करंट अकाउंट ओपन नहीं कराते हैं। करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता, ये बचत खाता हो गया, वो होता है चालू खाता। और चालू खाता हमेशा यानी कि बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि व्यवसाय के लिए आपका चालू खाता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं कि अपने बचत खाते का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। पर्सनल कोई आया, हाँ भैया डाल दीजिए हमारे फोन पे में, डाल दीजिए पेटीएम में, लेकिन वो नहीं समझते हैं कि इसका जो पैसा आपके खाते में जो क्रेडिट हो रहा है यानी कि जमा हो रहा है, जो भेजा जाता है, जो डेबिट राशि होती है उसे काउंट नहीं किया जाता है आपके टर्नओवर में। आपके खाते में जो जमा राशि होती है वो आपका टर्नओवर होता है। यानी कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है यानी कि बचत खाता है, और अगर एक साल में आपने अपने बचत खाते में जो जमा राशि है वो पहुंचा दी 10 लाख रुपए, अब इसमें है आपके नहीं है पैसे, लेकिन आपने क्या किया, किसी दोस्त ने आके बोला भैया एक काम करो 1 लाख रुपए हमारे अपने फोन पे में डलवा लो, आपने डलवा लिए। कभी किसी रिश्तेदार ने, कभी आपने दुकान के भी डलवाए, कभी पर्सनल भी डलवाए। देखिए इससे कोई मैटर नहीं है कि आपने पैसे कैसे डलवाए, लेकिन अगर आपने अपने यानी कि बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा कर लिए एक साल में, तो ज्यादा यानी कि 90% संभावना है कि बैंक क्या करेगा, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, तो ये जो आपकी लास्ट में यानी कि साल के लास्ट में ये आपकी इंफॉर्मेशन क्या करेगा कि आयकर विभाग को भेज देगा। ये टर्म एंड कंडीशन होती है कि अगर जैसे कि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल अकाउंट से यानी कि सेविंग अकाउंट से अगर यानी कि एक साल में 10 लाख से ज्यादा या 10 लाख के अराउंड जमा राशि करता है, यानी कि टोटल टर्नओवर उसका 10 लाख तक का होता है, तो इसकी सूचना बैंक को यानी कि आयकर विभाग को देनी होगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब भाई बहुत से लोग कह रहे होंगे कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, हमने देखा है कि लोगों ने शादी के टाइम पे हमने अपने अकाउंट से 15 लाख रुपए तक की यानी कि जमा राशि कराई थी, फिर उससे निकाला था। तो देखिए इसमें कंडीशन ये होती है कि विभाग को इस बात की इंफॉर्मेशन रहती है, विभाग इस चीज पर निगरानी रखता है कि अगर किसी कारणवश आपके पास नोटिस नहीं भेजा तो ये मेहरबानी है कि भाई विभाग भी सोच लेता है कि किसी इमरजेंसी कारणवश व्यक्ति ने अपने खाते में पैसा जमा किया होगा और पैसा निकाल भी लिया है, कोई कारण रहा होगा। विभाग क्योंकि इसमें खर्चे भी काफी ज्यादा होते हैं तो विभाग इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए आपको स्किप कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी गलती को बार बार रिपीट करें। अब भाई विभाग ने इस जानकारी को आपके पैन कार्ड में अपडेट कर दिया, अब हुआ क्या कि अगली साल आपने फिर एफआई कृत्य किया, तो अब क्या होगा, अब तो भाई साहब विभाग के द्वारा आपके पास नोटिस भेज दिया जाएगा कि भैया जी ये आप जो ये इतने पैसे जमा कर रहे हैं खाते में बार बार, इसका हमें थोड़ा स्रोत बताइए कि ये पैसे आपके पास आए कहां से। अगर आप इसे बताने में सक्षम रहते हैं कि ये हमारे रिश्तेदार के थे, हमने कर्जा लिया था, और यानी कि आपके पास रिसिप्ट सारी चीज मौजूद है, फिर तो आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप यानी कि जमा राशि को बताने में असमर्थ रहे, आपने नहीं बता पाया, तो यहाँ पे भैया आप पे लगभग 60% या उससे अधिक भी टैक्स लगाया जा सकता है, ये पेनल्टी है, समझ रहे हो। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए ये जो पेनल्टी वगैरह किस तरीके से लगाई जाती है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, आपको किसी सीए से कांटेक्ट करना चाहिए। वो आपको बैंक और आयकर विभाग के नियमों के बारे में अच्छी तरीका से समझाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद रहता है आपको उचित जानकारी प्रोवाइड करना, जिसके माध्यम से आप कोई गलती ना करें। लेकिन किसी भी विभागीय संबंधी जानकारी के लिए आपको उससे संबंधित किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना काफी ज्यादा कंपलसरी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि भाई जो आप लोग हीरो बनकर के सेविंग अकाउंट में टर्नओवर यानी कि हर बार 10 लाख के अराउंड पहुंचा रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मान के चलिए खतरनाक है, नोटिस आने की ज्यादा संभावना रहती है। आपको क्या करना चाहिए कि आप अगर अपना अकाउंट यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस के नाम से एक चालू खाता खुलवाना चाहिए। अब चालू खाता आप खुलवाएंगे, अब इसमें क्या होगा, पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, ऐसा नहीं है
कि आपको आधी अधूरी जानकारी दूं, आप चालू खाता अगर ओपन करा लेंगे उसके बाद में आपको ITR फाइल करना चाहिए। अगर फाइल का टर्नओवर आपका चाहे 5 लाख हो रहा है, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इससे कोई यानी कि मायना नहीं रखता। ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आयकर विभाग को अपनी जो सालाना कमाई है वो यानी कि घोषित करनी है। अब विभाग आपसे ये कैसे घोषित कराता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने अपना जो भी पैसा है वो बैंक के यानी कि UPI यानी कि डिजिटल माध्यम से प्राप्त किया है तो आपको केवल अपने टर्नओवर की 6% राशि, ठीक है, आपको अपने टर्नओवर की 6% राशि ही यानी कि घोषणा करने का ऑप्शन मिलता है। इससे क्या होता है, इसमें आपकी यानी कि दुकान का चार्ज, बिजली का बिल, जो भी किराए भाड़े होते हैं वो सब कुछ काट दिया जाता है और जो कैश पेमेंट होते हैं उसके लिए 8% घोषणा करने के लिए दिया जाता है। चलिए मैं इसे भी बेसिक से बता देता हूं कि ये कैसे काम करता है। चलिए अब हम बात करेंगे बेसिक से। कैलकुलेटर हमने रख लिया है, इसका उपयोग करेंगे कि किस प्रकार से हमें अपना जो टर्नओवर है उसका जो भी हमारा लाभ है उसे कैसे घोषित करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अब देखिए आपने चालू खाता खुला लिया है व्यवसाय के उद्देश्य के लिए। अब यहाँ पे आपका साल का टर्नओवर जैसे मान के चलिए 15 लाख रुपए है, तो हमने जैसे कि यहाँ पे 15 लाख टाइप किया। चलिए हम मान लेते हैं कि 15 लाख नहीं, हमारा जो साल का जो टर्नओवर है वो है हमारा 30 लाख रुपए। अगर आपका साल का टर्नओवर 30 लाख रुपए है तो अब यहाँ पे हमें 6%, इसकी जो टर्नओवर की 6% राशि अगर डिजिटल माध्यम से है, UPI यानी कि ऑनलाइन माध्यम से, तो 6% जो राशि है वो हुई 1,80,000 रुपये। ये हमें अपना प्रॉफिट घोषित करना है। तो 1,80,000 ये जो राशि हुई, अगर आपने इतना ही प्राप्त किया है तो इस पे तो टैक्स हमारा 0 रहेगा, क्योंकि ये तो हमारी 2.5-3 लाख की जो सालाना इनकम होती है उससे काफ़ी कम है, तो इस पे हमें कोई टैक्स नहीं देना रहेगा। इसके लिए हमारा जो टैक्स है वो ये हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल 0। ओके, तो हम यहाँ पे जो टैक्स है उसे बिल्कुल 0 रहेगा हमारा। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा आपने डिजिटल माध्यम से रिसीव किया हो। अब इसमें जैसे मान के चलिए कि हो सकता है कि आपने 5 लाख रुपए, जैसे हमने मान लिया आपका 5 लाख रुपए इसमें कैश होगा, तो कैश की हमें 8%, तो वो पहले का कितना था, शायद 1,80,000 था, है ना, 1,80,000। अब देखिए आपको अपनी जो इनकम है वो घोषित करनी है 2,20,000 रुपये। अब क्या होगा कि आपको जो भी पेमेंट यानी कि डिजिटल पेमेंट की तो एक रिसिप्ट रहती ही है, ठीक है, बैंक का स्टेटमेंट वगैरह सारी चीजें, लेकिन जो भी आपके जो ऑफलाइन पेमेंट होते हैं कैश में, उनकी आपको जो भी रिसिप्ट होती हैं वो आपको विभाग को किस प्रकार से देनी है वो आपको अपने CA से कांटेक्ट कर लेना है। लेकिन आपको सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि एक ITR फाइल करने से हमारा कितना बड़ा फायदा होता है कि हमें एक तो नोटिस का झंझट नहीं, और ऊपर से हमें जो हमारी इनकम होती है डिजिटल माध्यम से 6% और कैश माध्यम से 8%, यानी जो फॉर टर्नओवर की जो राशि होती है उसका 6 से और 8% सिर्फ घोषणा करनी होती है कि ये हमारी इतनी हमारी इनकम है सालाना। अब देखिए विभाग के द्वारा चेक किया जाता है। अब आपकी अगर जो इनकम इससे ऊपर होती है, यानी कि आपने जो राशि घोषणा की उससे ऊपर होती है, तो जो भी नियम है उस अकॉर्डिंग आप पे टैक्स लगा दिया जाता है और उतना ही टैक्स आपको पे करना होता है। ये जो राशि है ये आपकी माइनस कर दी जाती है। जैसे कि अगर आपकी सालाना जो इनकम है वो 2.5 यानी कि मान के चलिए कि 4 लाख चलेगी, अब लिमिट है 3 लाख तक की, तो आप पे जो टैक्स लगेगा वो ऊपर के 1 लाख का ही लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा 4 का लगेगा। तो उम्मीद करता हूं आपके ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमें अपने सेविंग अकाउंट का उपयोग किसी भी बिजनेस पर्पस के उद्देश्य से नहीं करना चाहिए, वरना विभाग के द्वारा हमारे पास किसी न किसी दिन नोटिस भेजा जा सकता है। ज्यादा संभावना है, अगर आपका टर्नओवर हर बार 10 लाख के करीब 10 लाख से ऊपर जाता है तो ज्यादा संभावना रहती है। आप अपने सेविंग अकाउंट का उपयोग सिर्फ नॉर्मली पर्सनल तौर पर करें। अगर आपका कोई बिजनेस है तो भाई उसके लिए अपना चालू खाता ओपन करा लें, और भाई ज्यादा मान के चलिए दोस्ती में बचत खाते का उपयोग ना करें, वरना नोटिस आ गया तो कोई दोस्त काम में नहीं आएगा, आपको बाद में परेशानी होगी विभाग को
जानकारी देने में। ओके, तो चलिए, उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो और मैं बताने में जैसे कि आपको लग रहा है कि मैंने सही से नहीं बता पाया है, तो आप कमेंट में बताइए, मैं दोबारा कोशिश करूंगा आपको सही तरीके से समझाने की। चलिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।